Hello guys, welcome back to my channel Edulon Education. So today we will be doing class 10th chapter 13th our environment. ये चैप्टर हमें बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हम सारी बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी इस चैप्टर के जिनके आने की चांसेस बहुत हैं. फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी में से भी इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे. तो आज हम कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं एग्जैक्ट बुक सीरीज बाय दिनेश पब्लिकेशंस फॉर आर एनवायरनमेंट. तो आर एनवायरनमेंट चैप्टर कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है. इसके अंदर हम शुरू करेंगे SAQ से. हम शुरू करने वाले हैं SAQ से. तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेटिक फूड चेन शोइंग 4 ट्रॉफिक लेवल्स. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन में जो भी हमारी टर्म्स आती रहेंगी हम साथ साथ उसको भी कवर करते रहेंगे. तो इक्वेटिक फूड चेन दैट कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 ट्रॉफिक लेवल्स. इक्वेटिक फूड चेन क्या होती है मेरी? वो फूड चेन जो पानी के अंदर फॉलो की जाती है. फूड चेन क्या होती है? द सीक्वेंस ऑफ बीइंग ईटन बाय एंड ईटिंग is termed as food chain. Its main motive is to transfer the energy from one trophic level to other trophic level. अब trophic level क्या होते हैं? Each step of a food chain is termed as a trophic level. तो अब 4 ट्रॉफिक लेवल हमेशा याद रखनी है. बड़ी सिंपल सी फूड चेन हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला होता है मेरा फाइटोप्लैंक्टन्स. क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन्स. अब मेरे फाइटोप्लैंक्टन्स के अन होते हैं ये मेरे एक्वेटिक के अंदर प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं. ये एक्वेटिक लाइफ में मेरे फाइटोप्लैंक्टन्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं. फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? मेरा जूप्लैंक्टन्स. दे आर द हर्बीवोर्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स. दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. फिर जूप्लैंक्टन्स को कौन खाता है मेरा? जूप्लैंक्टन्स इज कंज्यूम्ड बाय स्मॉल फिश जो मेरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर. एंड देन मेरी स्मॉल फिश जो होती है इट इज़ कंज्यूम्ड बाय माय लार्ज फिश जिसको हम कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर. जिसको हम क्या कहते हैं? टर्शरी कंज्यूमर. तो ये 4 ट्रॉफिक लेवल 4 स्टेप्स कंसिस्ट करती हुई हमारी फूड चेन है जो कि एक्वेटिक लाइफ में देखने को क्या होती है? मिलती है. सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स जो हमारे हर्बीवोर्स जिनको कंज्यूम करते हैं. जैसे नॉर्मल ग्रासलैंड्स की फूड चेन की बात करें तो जो मेरे हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं. सिमिलरली जो मेरी जूप्लैंक्टन्स है वो फाइटोप्लैंक्टन्स को कंज्यूम करते हैं. जो मेरे फाइटोप्लैंक्टन्स है वो कौन होते हैं? मेरे फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्रोड्यूसर्स. जूप्लैंक्टन्स आर द हर्बीवोर्स. स्मॉल फिश दे आर द carnivores. Large fishes they are my medium carnivores. And then large fish is either consumed by humans or by decomposers, right? Humans को हम कहेंगे what are humans known as then? Top carnivores. Explain biological magnification with the help of an example. अब हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं किसके लिए? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के लिए. बट पहला मेरा क्वेश्चन आता है बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है? बायो मैग्निफिकेशन इज टर्म्ड एज द एक्यूमुलेशन ऑफ chemicals at each step of food chain is known as my biomagnification. The amount of chemicals increases with increase in trophic level. ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है कि जो मेरे केमिकल्स है वो फूड चेन में एंटर ही कैसे करते हैं. मान लीजिए ये मेरा क्रॉप है, एक बड़ा सुंदर सा क्रॉप है. क्रॉप को उगाने के लिए इंसान फार्मर इसके अंदर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेगा. पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेगा. इसमें पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? दे आर हार्मफुल केमिकल्स. ठीक है. दे आर ईदर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल और आर वॉश्ड डाउन बाय वाटर.
washed down by water, and water at last reaches the seas, oceans, lakes. So it is how it enters the aquatic food chain. This is how it enters the aquatic food chain. अब जू प्लांक्टन्स पानी के साथ साथ इन्हीं पेस्टिसाइड्स को भी क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फिर उसके बाद हमारा फाइटोप्लैंक्टन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी के साथ इसको. फिर जू प्लांक्टन्स लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन से, स्मॉल फिश लेती है जू प्लांक्टन से, लार्ज फिश लेती है स्मॉल फिश से. अब उन्होंने कहा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अब याद रखना मैंने एक लाइन बोली थी बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन में कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है वैसे वैसे केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती है. तो हम हमेशा केमिकल्स को ppm यूनिट होती है जिसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ppm को मेजर करते हैं. मान लेते हैं इसके पास 5 ppm मेरा केमिकल आया और आपने ये एग्जांपल में यही लिखना, आप कोई भी फूड चेन ले लो, यू हैव टू राइट इट. ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स को मेरा 5 ppm केमिकल आया. अब ये नहीं डबल जाएगा, ट्रिपल जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा. ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स होकर जाएगी, 4 टाइम्स होकर जाएगी. नो, जितनी मर्जी जा सकती है. मान लो यहाँ 5 ppm था, यहाँ 10 ppm चला गया जू प्लैंक्टन्स को, 10 ppm से फिर 30 ppm चला गया, 30 ppm से 80 ppm चला गया. अब लास्ट जो खाएगा इसको उस पे मान लो 120 ppm चला गया. एंड याद रखना हर एक फूड चेन का जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, हर एक फूड चेन का जो मेरा लास्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो हमेशा मेरे ह्यूमंस ऑक्यूपाई करते हैं. वो हमेशा कौन ऑक्यूपाई करते हैं, ह्यूमंस ऑक्यूपाई करते हैं. जैसे प्लांट्स, डियर, लॉयन, लॉयन को भी ह्यूमंस खा लेते हैं. उनका क्या है, चाइना वाले तो कुछ भी खा लेंगे. ठीक है, प्लांट्स, डियर, लॉयन, ह्यूमंस. तो सबसे ज़्यादा केमिकल किस पे जाएगा, ह्यूमंस पे जाएगा. किस पे जाएगा, ह्यूमंस पे जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेंशन द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग सब्सटेंसेस एंड biodegradable and non-biodegradable. Give 2 examples of each. वो कह रहा है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और उनको किस बेसिस पर बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है. अब बायोडिग्रेडेबल उनको किस बेसिस पे कहा जाता है, डिस्पोजेबिलिटी के बेसिस पर कहा जाता है. ठीक है, अब जो मेरा वो होता है क्या बोलते हैं इनको, ये और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिएक्शन से फ़र्क पड़ता है और वो उन रिएक्शंस की वजह से टूट जाते हैं. वो उन रिएक्शंस की वजह से क्या कर लेते हैं, टूट जाते हैं. उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल. इसके एग्जांपल बहुत हैं, जैसे पेपर, यूज्ड टी लीव्स. ठीक है, और एक होता है मेरा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. एक क्या होता है मेरा, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डीकम्पोजर्स के फंक्शन का, डीकम्पोजर्स के रिएक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे प्लास्टिक, डीडीटी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एक एनवायरनमेंट के, जो कि मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ठीक है, अब हमारा आता है एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम की डेफिनेशंस. एनवायरनमेंट क्या होता है, ऑल द इंटरैक्टिंग बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, all the interacting biotic organisms along with abiotic organisms that surrounds and influences an organism is known as environment. वही ecosystem क्या होता है, all the interacting biotic organisms along with abiotic organisms forms an ecosystem. Next question आता है what is ozone, how does it protect the organisms
ऑन द अर्थ। ओजोन क्या है, तो हम ओजोन का अभी सारा कुछ पन्ना चिट्ठा सब भी पढ़ लेते हैं अभी। ओजोन क्या होता है, जब भी ओजोन का क्वेश्चन आए पहले लिखेंगे ओजोन। Ozone is a molecule of 3 oxygen atoms. Ozone क्या है, molecule है किसका, of 3 oxygen atoms. Ozone is a molecule of 3 oxygen atoms. अभी 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया, डजेंट मैटर। आगे वो एक क्वेश्चन पक्का पक्का आता है, व्हाट इज ओजोन। या तो वो पूछ लेते इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, या वो पूछ लेते राइट इट्स रिएक्शन, या वो पूछ लेते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, तो ओजोन की पूरी पन्ना चिट्ठी अभी पढ़ के खत्म कर देते हैं। ओजोन क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। अब जो मेरा ओजोन होता है वो कैसे बनता है, मेरा ऊपर एटमॉस्फेयर है, ऊपर क्या है मेरा एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन है वो बिल्कुल ही लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट है। वो बिल्कुल किस में प्रेजेंट है, लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। हमारे एटमॉस्फेरिक लेवल पर जो मेरा ओजोन है वो ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा सा प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाकर के इट इज़ इन वेरी मच अमाउंट। तो क्या होता है, ऊपर मेरा जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर जब यूवी रेज रिएक्ट करती हैं तो उसको फ्री ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ देती है। ये लिखना ज़रूरी है, ये क्या है मेरा ऑक्सीजन, इसके ऊपर जब यूवी ने रिएक्ट करा इसको फ्री ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ देती है। और जो मेरे फ्री ऑक्सीजन एटम्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। लाइन लिखनी ज़रूरी है, दैट द फ्री ऑक्सीजन एटम्स दे आर हाईली रिएक्टिव एंड व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म ओजोन, दिस इज तो द केमिकल रिएक्शन जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हाउ डज इट अफेक्ट द इकोसिस्टम। तो इसकी 3 मेन चीज़ें हैं जो ये हमारे इकोसिस्टम में करता है। पहला है ये स्किन कैंसर करता है, क्या करता है, स्किन कैंसर करता है। सेकेंड ये कैटरेक्ट करता है इन ह्यूमंस, इट कॉजेस कैटरेक्ट इन ह्यूमंस। अब कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद। थर्ड ये म्यूटेशन करता है माइक्रोब्स में। अब ये म्यूटेशन क्या होता है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये क्या करता है, म्यूटेशन करता है माइक्रोब्स में। ठीक है, ये हो गया हाउ डज इट अफेक्ट द इकोसिस्टम। अब इसका मेन कारण क्या होता है होने का, दे आर CFCs। CFCs क्या है, इसका मेन कारण क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पूछा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दे आर द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। क्लोरीन, फ्लोरो, फ्लोरीन, कार्बन्स, कार्बन डाइ, they are the molecule of chlorine, fluorine and carbon। ठीक है ना, ये ना बहुत ही ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन करते हैं हमारी। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, द क्रिएशन ऑफ होल या फिर थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज टर्म्ड एज ओजोन डिप्लीशन। तो CFC इज द मेन कोज। ठीक है, क्या हुआ था, ये CFC किससे रिलीज होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स और फायर एक्सटिंग्विशर से। लेकिन 1980 के लेवल्स पर UNEP ने इसको 1980s के लेवल पर बैन कराने में वो सक्सेसफुल रहा था। इसलिए जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उन्हें CFC फ्री बनाया जाता है। और क्या रीजंस होते हैं मेरे ओजोन डिप्लीशन के, एक हो जाता है मेरा CO2, एक हो जाता है मेरा मीथेन, एक हो जाता है मेरा CFC, एक हो जाता है रेडॉन गैस। अभी नई सी गैस है, क्या है, केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जो ये मेरी रेडॉन गैस होती है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी एक स्टेबल गैस होती है। रेडॉन गैस हमारी जो टाइल्स और ब्रिक्स है ना उससे निकलती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। क्या चीज़ हमारा
रेडॉन गैस से ओजोन डिप्लेशन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फूड चेन। ठीक है, फूड चेन को देखना है आपने, बहुत बार देख चुके हैं। प्लांट्स गॉट लॉयन, प्लांट्स गॉट लॉयन, प्लांट्स को किसने खाया? गॉट ने। गॉट को किसने खाया? लॉयन ने। ठीक है, तो प्लांट्स के पास 1000 kg है मेरी क्या एनर्जी? प्लांट्स के पास 1000 kg मेरी एनर्जी है, 1000 किलो जॉल्स। ठीक है, प्लांट्स गॉट लॉयन। इफ autotrophs occupying the first trophic level got producers, what are herbivores called as? एक मेरी फूड चेन है, प्लांट्स गॉट लॉयन, प्लांट्स के पास मेरी 1000 किलो जूल्स एनर्जी है। तो वो कहते हैं अगर हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं तो गॉट को क्या कहते हैं? हम गोट को कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और अगर इसके आगे भी होगा तो उसको कहेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, हाउ मच एनर्जी डज द लॉयन गेट इन द अबव फूड चेन? हाँ, अब यहाँ पे आ जाता है 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। क्या लॉ आ जाता है? 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको सन से सिर्फ 1% सोलर एनर्जी मिलती है, उनको सन से सिर्फ 1% ऑफ एनर्जी मिलती है। 99% इज लॉस्ट एज हीट, 99% is lost as heat in the environment, 99% is lost as heat in the environment, or on an average only 10% of energy is transferred from one trophic level to the other trophic level। जैसे भी इनके पास 1000 किलो जूल्स थी तो गोट के पास जाएगी सिर्फ 10%, 10% कितना होगा? 100 किलो जूल्स। लॉयन के पास जाएगा इसका 10%, इसका 10% क्या हो जाएगा? 10 किलो जूल्स। ठीक है, 10% एनर्जी लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल would transfer to the another trophic level. That is why there are only 4 to 5 trophic levels in a food chain, because loss of energy is huge and energy is required to sustain all the life processes. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एक्यूमुलेट्स इन ह्यूमन बींग्स। अब हमने क्वेश्चन करा था ना कि सबसे ज़्यादा लास्ट में जो होगा फूड चेन में उसके पास जाएगी, तो यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास डियर लॉयन, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द लॉयंस आर रिमूव्ड? अगर सारे के सारे लॉयंस को रिमूव कर दिया जाता है, मान लेते हैं यही फूड चेन लो, ग्रास डियर लॉयन, मान लो ग्रास को हटा दिया गया, ग्रास को हटा दिया गया तो क्या होगा? डियर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लॉयन की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि डियर को घास नहीं खाने को मिलेगी, वो भूखे रहेंगे, स्टार्वेशन की वजह से मर जाएंगे। लॉयन को डियर नहीं मिल पाएंगे क्योंकि डियर को खाना नहीं मिल रहा है। डियर मर रहे होंगे क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, लॉयन मर रहे होंगे क्योंकि उन्हें डियर नहीं मिल रहा है। तो पूरा का पूरा जो भी मेरा सिस्टम है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो बिल्कुल बिगड़ जाता है अगर प्रोड्यूसर्स खत्म हो जाते हैं। अगर डियर खत्म हो जाएगा तो कहीं कहेंगे शेर घास खाने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर मेरे डियर खत्म हो जाएंगे तो जो मेरी ग्रास की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ग्रास को खाने वाला मेरे पास प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? खत्म हो गया। तो अगर डियर खत्म हो जाएंगे, ग्रास की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लॉयन को खाना खाने को डियर नहीं मिल रहा है, तो डियर तो खत्म ही है ना, तो लॉयन की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, वो भूख से मरेंगे। ग्रास की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी क्योंकि उन्हें खाने वाला कोई नहीं है। अगर लॉयन को हटा देते हैं तो डियर ज़्यादा हो जाएंगे, डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो ग्रास इतनी नहीं होगी कि सारे डियर्स की लिविंग सस्टेन कर सके, जिसकी वजह से ग्रास की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी और डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिफाइन व्हाट वी मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये क्वेश्चन अभी हमने करा था। दैट
What do we mean by biological magnification? We often observe domestic waste decomposing in the bylanes of residential colonies, suggest ways to make people realize that the improper disposal of waste is harmful to the environment. डोमेस्टिक वेस्ट क्या होता है? किचन वेस्ट हो गया, सारा का सारा किचन वेस्ट उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। किसके लिए? ताकि म्यूनिसिपल स्टाफ आए, उसे उठाए, लेकर के चला जाए। इट इज़ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बिकॉज इट हार्म्स द इन्वायरमेंट। क्या होता है? मान लो ये बंदे हैं, सोसाइटी है, यहाँ पर एक ने सारा का सारा अपना किचन का कूड़ा गिर दिया, ठीक है। मान लो इस सोसाइटी में मेरे 5 से 6 घर है, ये घर है, ठीक है। मान लो बिल्डिंग है छोटी छोटी सी, ठीक है, 5 से 6 घर है। मान लो ये शीला आंटी है, ये मीरा आंटी है, ये गीता आंटी है, ये मधु आंटी है, और ये है मेरी वर्षा आंटी है, ठीक है। मैंने ऐसे ही नाम उठा लिए, वर्षा, मधु, गीता, मीरा, शीला, ठीक है। मान लो शीला आंटी ने अपना सारा का सारा किचन वेस्ट इधर फेंकवा दिया। मीरा आंटी ने शीला आंटी को देख लिया, मीरा आंटी कहती ये यहाँ फेंक रही है, मैं भी यहीं फेंकूंगी। फिर मीरा आंटी ने क्या किया? मीरा आंटी ने भी यहीं पे कूड़ा फेंका। फिर गीता आंटी को मीरा आंटी ने देख लिया, फिर गीता आंटी ने भी यहीं पे फेंक दिया। गीता आंटी को मधु आंटी ने देख लिया, मधु आंटी ने भी सारा कूड़ा अपने यहीं फेंक दिया। वर्षा आंटी ने मधु आंटी को देख लिया, वर्षा आंटी ने भी अपना सारा कूड़ा यहीं फेंक दिया। तो क्या हो गया? एक बड़ा सा हीप बन गया, बड़ा सा ढेर बन गया। और मान लो तो म्यूनिसिपल कमेटी को 5 दिनों से आने का उनका कोई अता पता नहीं था, तभी इतना बड़ा हीप बन गया। ये किसका? किचन वेस्ट का। अब क्या होगा इनकी? इट वुड एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्किटोज। मस्किटोज गंदी गंदी बीमारियां यहाँ पर लेंगी, लोगों को जाके काटेंगे और बीमारियां बढ़ जाएंगी। दूसरा, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी फाउल स्मेल देंगे, जिससे पूरी सोसाइटी में गंदी गंदी स्मेल आ रही होगी। their waste disposal method was not at all good, hence they need to improve their disposal method. एक्सप्लेन हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड। अब में हमने ओजोन की पूरी राम कथा पढ़ ही चुके हैं। ओजोन कैसे बनता है? ऑक्सीजन के ऊपर जब यूवी रिएक्ट करता है, वो फ्री ऑक्सीजन एटम्स में टूट जाते हैं। फ्री ऑक्सीजन एटम्स बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओजोन बना देते हैं। वाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया imposing a ban on use of polythene bag and suggest to alternate to these bags. Government of India plastic ban क्यों कर रही है? Because it is non biodegradable, it pollutes the environment and अगर ये food chain enter करता है तो organisms को harm भी करता है। तो इसकी जगह you can use paper bags, and paper bags ज़्यादा वो नहीं होते बट हाँ चल जाते हैं, ठीक है। पतला पतला सामान, थोड़ा थोड़ा सामान उनमें डल सकता है। You can use paper bags and jute bags, cloth bags. List 2 reasons to show that the existence of decomposers is essential. They convert the organic substances into simpler forms, plus they increase the fertility of soil. Next, recycling of paper, metal, plastic and e-waste is done at most of the places. Mention the positive impact of the recycling process on the environment. क्या होगा? इससे resources का reduce हो जाएगा, reduced use of resources. There will be little pollution and there would be no harm to the food chain as well. It is said that there is no need to put a complete ban on the products containing aerosols. What are aerosols? Aerosols क्या होते हैं? Aerosols are the examples की बात करते हैं, वो होते हैं perfumes, shaves, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बने होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट ओजोन डिप्लीटिंग रिसोर्स होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट जो होते हैं ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जी भी वो करते हैं, तो इसीलिए बैन करना चाहिए, क्योंकि इससे ओजोन डिप्लीशन होगी, स्किन कैंसर होगा। ओजोन डिप्लीशन होगी तो स्किन कैंसर होगा, कैटरैक्ट होगा, म्यूटेशन होगा माइक्रोब्स के अंदर। Food web is a series of branching lines of food chains. Explain and justify the statement. अब food web क्या होता है? It is a network of various food chain. It has many trophic levels because it is interlinked process of
food chains. Rohan was watching television when his mother instructed him to empty the home garbage bin, which had become full, into public garbage bin. Rohan emptied the home garbage bin in front of his house as the public bin was little far off. His mother saw him doing so. She tried to explain him the problems associated. Mention any two problems society faces due to improper foul smell, breeding ground for mosquitoes. Foul smell and breeding ground for mosquitoes. Mention two values displayed by Rohan mothers. Values care, she cares for sanitary conditions and she teaches good habits. Recycling is considered as a welcome practice to deal with the environmental problems. Justify by giving two arguments. ठीक है, recycling is the treatment of waste material to make it suitable for reuse. अब recycling क्या होता है? मान लो पेपर था, आपने 2-3 बार उसे इस्तेमाल करा, वो खराब हो गया, उसे फेंक दिया, तो वो जब भी रद्दी में जाता है वो क्या होता है, वो काला काला पेपर आता है ना, काली काली नोटबुक्स आती है, वो रिसाइकल्ड पेपर से ही बनी होती है. दे आर सेविंग पेपर. ओके, we as an individual can contribute by becoming environmental friendly. What practices can we adopt in order? We should have social consciousness. We should dump the garbage properly. Construct a terrestrial food chain comprising 4 trophic levels. टेरेस्ट्रियल होता है जो लैंड पर हो रहा होता है. तो सबसे पहले हर एक फूड चेन जो है मेरी किससे शुरू होती है? प्रोड्यूसर से. और लैंड पर प्रोड्यूसर्स कौन होता है? मेरे ग्रास. ग्रास को इधर डियर खाता है, ग्रास होपर खाता है, तो ये खा लेगा ग्रास होपर. ग्रास होपर, मक्खी मच्छर जैसी ग्रास होपर को मेरा एक ही इंसान खाता है, फ्रॉग खाता है. और फ्रॉग को मेरा खाता है स्नेक खाता है. ये हो गए 4 ट्रॉफिक लेवल. अब बोले 5 ट्रॉफिक लेवल का बनाओ, तो स्नेक को आगे कौन खाता है? मेरा ईगल खाता है. स्नेक को कौन खाता है आगे? ईगल खाता है. अब इसी फूड चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी? ग्रास के पास. सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी? ईगल के पास. सबसे कम केमिकल्स किसके पास होंगे? ग्रास के पास. सबसे ज़्यादा केमिकल्स किसके पास होंगे? ईगल के पास. नेक्स्ट है, हमने वो क्वेश्चन कर लिया ना कि क्या होगा अगर एक ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाए. इधर प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स. किसी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, किसी की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, कोई स्टारवेशन की वजह से मर जाएगा. ठीक है, ये लिखना है. व्हाट आर डीकम्पोजर्स? लिस्ट टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एब्सेंस. डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? अब मेरे डीकम्पोजर्स की बात करें तो डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो भी ऑर्गेनिक फॉर्म्स को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. अगर ये नहीं होंगे तो फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी सॉइल की. हर जगह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही वेस्ट पड़ा देखने को मिलेगा. ठीक है. Now state the possible disadvantages if the cereal plant is growing in rich soil rich in pesticides. क्या होगा इससे? जो cereals है वो जब humans खाएंगे they would have the chemicals in them. Next आता है मेरा write to harmful objects of using plastic bags. क्या होगा? They are non-biodegradable, they will pollute the environment, and if they would enter the food chain they would harm the organisms. State the reason, the consequence of decrease in number of carnivores. उससे क्या होगा? herbivores की जो population है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो भी मेरे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनकी population इंक्रीज हो जाएगी. In a food chain, state the trophic level at which the concentration is maximum of किसकी? Chemicals की. It is at the last food chain, last trophic level. Why the amount of ozone in the atmosphere dropped sharply in 1980s? Excessive use of CFCs in refrigerators, perfumes, deos caused the ozone depletion. What is meant by trophic level? Each step of a food chain is termed as a trophic level. The energy flow in a food chain is always unidirectional. Why? ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर के अंदर कि क्यों हमारा जो फूड चेन का एनर्जी फ्लो होता है वो एक इसी डायरेक्शन में क्यों होता है? वाई इज इट यूनिडायरेक्शनल? ग्रास से ग्रास ऊपर पे ही क्यों जाता है, ग्रास ऊपर से ग्रास पे क्यों नहीं जाता है? ऐसा इसीलिए एनर्जी जो अवेलेबल होती है वो डिक्रीज करती है
हर एक ट्रॉफिक लेवल पर हर एक को बड़ी ही थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती है, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकती है. दैट इज वाई फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ फूड चेन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स: इंसेक्ट, हॉक, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग. तो सबसे पहले क्या आएगा मेरा? ग्रास. फिर क्या आएगा? इंसेक्ट्स. ग्रास ऊपर की जगह बस इंसेक्ट्स आ जाएंगे मेरे. इंसेक्ट्स को कौन खाएगा मेरा? फ्रॉग खाएगा. फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा. ईगल की जगह आ जाएगा मेरा हॉक. नेम द ऑर्गेनिजम्स एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल. थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन था? फ्रॉग. नेम द which organism of this food chain will have the highest concentration? Hawk. Name the phenomena associated with it. Name the क्यों बायोमैग्निफिकेशन होता है? बायोमैग्निफिकेशन होता है ना, इंक्रीज इन केमिकल होता है, तो क्या फिनोमेना बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन. What is ecosystem? All the interacting biotic organisms along with abiotic organisms is termed as an ecosystem. We do not clean ponds or lakes, but an aquarium needs to be cleaned regularly. Why is it so? अब उन्होंने कहा कि हम अपने ponds और lakes को साफ नहीं करते हैं, बट हमारा एक एक्वेरियम होता है जिसके अंदर हम फिशेस रखते हैं, ठीक है, उसको साफ करना पड़ता है. ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भी मेरे पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं उसके अंदर ऑलरेडी नेचुरल डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गंदगी को साफ करते रहते हैं, परंतु एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर सेल्फ सस्टेन्ड डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एल्गी जमने लगती है, खाया हुआ जो बच जाता है वो जमने लग जाता है, जिसकी वजह से इसको साफ करना पड़ता है. Why are some substances biodegradable and some non-biodegradable? Because कईयों पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिएक्शंस काम करता है, कईयों पर नहीं करता है. ठीक है. Damage to the ozone is a cause of concern. Justify, suggest any 2 steps to limit. क्यों है? क्योंकि जब भी ओजोन नहीं होगी तो यूवी रेडिएशन अंदर आएंगी, उससे क्या होगा? स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, म्यूटेशन होगा बैक्टीरिया के अंदर, विच वुड हार्म द होल प्लानट. तो जिसकी वजह से क्या होगा मेरा? बहुत ही ज़्यादा हार्म होगा. एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू लिमिट इट? बैन ऑन प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हेलोन्स. CFC के साथ साथ एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं हेलोन्स. ये NCERT की बुक में नहीं है, बट अगर 2 नंबर में आपके पास क्वेश्चन आता है कि किन किन चीज़ों की प्रोडक्शन पर बैन करें कि जो हमारा ओजोन डिप्लीशन है वो कम हो जाए, तो व्हाट इज दैट? CFCs एंड हेलोन्स. Why are bacteria and fungi called decomposers? List any 2 advantages of decomposers. They are called decomposers because they feed on dead and decaying organisms and convert them into simpler substances. They clean the environment. They act as cleansing agent. ये ज़्यादा attractive लगती है statement. They act as cleansing agent of the environment. Plus they maintain the fertility of the soil. अब एक क्वेश्चन इस बुक के अंदर हर बारी आ रहा है, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर. ये क्वेश्चन इस पेज पे आ गया, ये क्वेश्चन इस पेज पे आ गया, इस पेज पे आ गया, यानी ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है. क्या क्वेश्चन है? हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर. ऊपर ओजोन कैसे बनता है? ऑक्सीजन पे जब यूवी अटैक करता है तो उसे फ्री ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ता है. दे आर हाईली रिएक्टिव, दे एक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ओजोन, दैट इज O3. नेक्स्ट आता है स्टेट in brief 2 ways in which non-biodegradable substances would affect the environment. क्या क्या है? They would pollute the environment. If they enter the food chain, they would harm the organisms. List 2 methods of safe disposal. ठीक है. First is recycling. Second is landfills में dispose करें इसको. What is an ecosystem? Ecosystem, all the interacting biotic organisms along with abiotic organisms are termed as an ecosystem. ठीक है. अब 2 चीज़ें होती हैं कि भी 2 प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम, इट इज द सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम विच
do not have any human interference. For example, ponds, lakes, oceans, seas. Second होता है artificial ecosystem. They are not self-sustained ecosystem. They need human interference. For example, crop field, aquariums. Our food grains such as wheat and rice, the vegetables and fruits, and even meat are found to contain varying amount of pesticides. State the reason. क्रॉप्स को बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द क्रॉप्स, दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल and it is washed down by water, enters aquatic food chain, we consume that thing and it harms us. एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, ओजोन कैसे बनता है. दूसरा क्वेश्चन, एनर्जी का फ्लो एक फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होता है. तीसरा क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन का क्वेश्चन अलग अलग भाषाओं में आ रहा है. एक तो सीधा क्वेश्चन व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन. दूसरा क्वेश्चन, जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन केमिकल्स की होती है, ऐसा क्यों होता है. ठीक है. एक क्वेश्चन आ रहा है, लिस्ट 2 चेंजेस इन द हैबिट दैट पीपल मस्ट अडॉप्ट टू डिस्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. चेंज इन हैबिट्स क्या कर सकते हैं. वी कैन रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. सेकेंड, they should be sent to landfills, they should be properly disposed of. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन ही चल रहे हैं, बार बार इनमें एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है. इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट एज बायोडिग्रेडेबल, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द एनवायरनमेंट. दे वुड प्रोड्यूस फाउल स्मेल, दे वुड एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मस्किटोज. ठीक है. After the examination, Rakesh with his friends went on a picnic to nearby park. All friends carried cooked food packed in plastic bags or plastic cans. After eating, some friends collected the leftover food in plastic bags and planned to dispose of them burning. Rakesh immediately checked them and suggested to segregate leftover food and pieces of food from plastic material and respectively dispose them off in green and red dustbins. In your opinion, is burning plastic an eco-friendly method of waste disposal? ठीक है, no, because it releases number of toxic, harmful chemicals into the environment which harms the organisms. Sita and Lata are neighbors in a colony. Sita maintains a compost pit by using biodegradable house waste. Lata throws the household waste into separate dustbins. Whom do you support? Why? We support Sita because it would increase the fertility of the soil, because the decomposers would decompose it out, right? How is Sita justified? She is justified because she is following the process of composting, which would not harm the environment. Instead, it would what it would do, be a it would be a promising effect for environment because it would not release harmful gases and etc etc. Give reason to justify the existence of decomposers is essential because what do? They decomposes the thing. What are the reasons that decomposers, they are required in an ecosystem? So what are the reasons for the same? They act as cleansing agents, then they maintain the fertility of the soil. Your mother always thought that fruit juices are very healthy for everyone. One day she read in the newspaper that some brands of fruit juices in the market have been found to contain certain levels of pesticides. She got worries as pesticides are injurious to your health. How would you explain to your mother about fruit juices getting contaminated? ठीक है, it is, आप कैसे करेंगे? During growth of plants and formation of roots, the plants are often sprayed by pesticides, which to protect them from pathogens and etc etc. That's why they contains insecticides. Next, it is said that when harmful pesticides enter our body as well as in the bodies of other organisms, they get accumulated and beyond a limit cause harm. Name the phenomena. क्या है? Biological magnification. Biological magnification. Now next question है हमारा, suggest two measures to manage the garbage we produce. ठीक है, उसे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को अलग अलग करके डस्टबिन में फेंकना चाहिए. सबसे कम
गार्बेज को जनरेट करना चाहिए। डिफाइन एन इकोसिस्टम, ये हो गया। ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी। अब फ्लो ऑफ एनर्जी को शो करना है। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम। तो उसके लिए सबसे नीचे आएगी मेरी सनलाइट, सबसे नीचे आएगी मेरी सनलाइट, जिसके पास मान लो 1 2 3 4 5 6 इतनी एनर्जी है, जूल दे। सनलाइट्स के बाद आते हैं मेरे प्रोड्यूसर्स। अब इसका सिर्फ 1% जाएगा, 1% निकालो। 1 2 3 4 5 6 इंटू 1/100, 1 2 3 4, तो ये इसके पास सिर्फ 10,000 जूल्स एनर्जी गई। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सनलाइट सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को 1% एनर्जी देगा। फिर नेक्स्ट आता है मेरा प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको जाएगा 10%, विच वुड बी 100 जूल्स, 1000 जूल्स। फिर है मेरा सेकेंडरी, इनके पास भी जाएगा 10%, 100 जूल्स। फिर आता है मेरा टर्शरी, इसमें भी जाएगा मेरा 10%, दैट वुड बी 10 जूल्स। ठीक है, समझ आ गया? दिस इज आवर ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्हाट इज द फूड चेन, व्हाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम यूनिडायरेक्शनल। फूड चेन क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ बीइंग ईटन एंड ईटिंग इज टर्म्ड एज फूड चेन। फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है? हमने बताया था, हर लेवल पर डिक्रीज करता है। नेक्स्ट आ जाता है मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय गार्बेज, लिस्ट टू क्लासेस इनटू व्हिच गार्बेज इज क्लासिफाइड। गार्बेज क्या होता है? वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। इट इज ऑफ टू काइंड्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। What do we actually mean when we say that the enzymes are specific in their actions? अब मेरे enzymes क्या होते हैं? They are biocatalyst organisms. They are biocatalyst organisms. They are biocatalyst organisms which increases the rate of reaction. Next है human beings are most adversely affected by biomagnification. State the reason. Why can ordinary washing not reduce the effect? Because क्या होता है ना, since non-degradable chemicals are present inside the food items, मैट सरफेस वॉशिंग यानी उनको जरा सा वॉश करने से उनका सारा केमिकल नहीं जाने वाला। अब ओजोन क्या है? ओजोन की लेयर यूजफुल क्यों है? नेम द सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। CFCs, मिथेन गैस, रेडॉन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इकोलॉजिकल पिरामिड हमारा हो चुका है। अब हमने जितने भी क्वेश्चन है, ये हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, ये सारे हमने कहीं ना कहीं SAQs में कवर कर लिया। अब है CBSE सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन। CBSE सैम्पल पेपर्स में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो पढ़ेंगे। ये जो मेरे पास बुक है ये सिर्फ और सिर्फ 2023 तक की है, तो इसमें 2023 तक के ही क्वेश्चंस हैं। Improvements in our lifestyles have resulted in greater amounts of waste generation. Give 2 examples to support the given statement. Suggest one change that we can incorporate in our lifestyle in order to reduce non-biodegradable waste. ठीक है, with improvements in the lifestyles, there is increase in the garbage. That's because we use all the attractive packages. They are non-biodegradable. This causes the pollution in the environment. The following organisms form a food chain. Which of these will have highest concentration of non-biodegradable chemicals? Name the phenomena. Insect, hawk, grass, snake, frog. सबसे लास्ट में कौन आएगा? हॉक। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसके पास जाएगी केमिकल्स की? हॉक के पास। फिनोमेना का नाम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब 2017-18 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे इसके। Human beings occupy the top level in any food chain. What are the consequences of this? It provides them with the least energy
and it provides them with the largest amount of chemicals. How is ozone both beneficial and damaging? How can we prevent the damaging effect of ozone? It is good and bad. The bad ozone is present in the atmosphere. It is a deadly poison. ठीक है. फिर good कैसे है? Because it prevents us from UV rays. बैड कैसे है? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर पे डेडली पॉइजन है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे लिए गुड है. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied. Given outline of the findings. Flow of energy में जब भी स्टडी आएगा ना, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे उन्होंने. फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिवली स्टडी करा गया है. तो हमने क्या पाया कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होती है, बिकॉज हर एक लेवल पर वो कम होती है, तो वो रिवर्सिबल नहीं होती है. ये था 2018 से 2019 के क्वेश्चन. इसके दो तीन क्वेश्चन ही आ रखे हैं, 4 क्वेश्चन भी आ रखे हैं इसमें 2019 से 2020 वाले पेपर में. It was found that water from a river was contaminated with coliform bacteria. Which one of the following pollutants might have got mixed with water? Human facial matter. Facial नहीं, facial matter, जो faces होते हैं हमारे, solid waste. Which one of the following is a contributor due to incomplete combustion of coal and petroleum? It is carbon monoxide. Create a terrestrial फूड चेन डिपिक्टिंग 4 ट्रॉफिक लेवल्स. टेरिस्ट्रियल यानी जो लैंड पर हो रही है. तो प्रोड्यूसर्स ग्रास को खाया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को खाया फ्रॉग ने खाया फ्रॉग को खाया स्नेक ने. तो ये हमारी होगी 4 स्टेप टेरिस्ट्रियल फूड चेन. नेक्स्ट आता है, व्हाई डू वी नॉट फाइंड फूड चेन्स ऑफ मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल्स इन नेचर? बिकॉज हर एक ट्रॉपिक लेवल पे हमारी एनर्जी डिक्रीज होती रहती है, or energy is required to sustain all the living activities for a person of organisms. That why only 4 to 5 trophic levels are found in a food chain. How will you create an artificial aquatic system which is self-sustainable? The requirements of creating an artificial aquatic ecosystem are a large glass jar filled with pond water, aquatic plants, animals, fishes, foods, light, oxygen. So pond water के अंदर वो हमें चाहिए होते हैं decomposers. तो decomposers डालो, decomposers ढूंढो, buy them from the market, right? तो 2020 से 21 में 5 क्वेश्चन आ रखे हैं इस चैप्टर के. एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन because it protects us from UV radiations. Give reason why a more than 4 trophic level. अब 2019-20 और 2020-21 में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है. वो रीज़न क्या है मेरा, क्वेश्चन क्या है मेरा, कि फूड चेन में 4 या 5 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं हो सकते. Food chain is responsible for the entry of harmful chemicals in our body. True. The length and complexity of food chain vary greatly. True, but B option does not explain the reason. Greater number of individuals are present in lower trophic level. The flow of energy is unidirectional. दोनों true है but not the correct explanation. Plastic cups were used to serve tea in trains in early days. These could be returned to the vendors. Cleaned and reused. Later coolers were used. Now paper cups are used. What are the reasons to shift from plastic to कुल्हड़ and then finally to paper cup? प्लास्टिक से कुल्हड़ पे क्यों गए? प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता था, कुल्हड़ पे इसलिए गए. कुल्हड़ यूज़ करने से जो हमारी टॉप फर्टाइल सॉइल थी वो जा रही थी, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो कुल्हड़ से पेपर कप पे गए. पेपर कप बायोडिग्रेडेबल था. अब 2021 से 2022 का पेपर देखते हैं. उसमें हमारे 3 क्वेश्चन हैं. सॉरी. DDT was sprayed in a lake to regulate breeding of mosquitoes. How could it affect the trophic level? In the following food chain associated with the lake: aquatic environment, plankton, small fish, large fish, hawk. DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो फूड चेन में एंटर करके हार्म करता है. ठीक है. In the following food chain, vertical arrows indicate the energy lost to the environment and horizontal the transfer to the next level. Which of the 3 vertical arrows A, C, E and which of the 2 horizontal arrows? अब हम ये बना करके देखते हैं.
ठीक है, यहाँ पर इमेजेस बनी है ऐसे, इमेजेस आर फॉर्म्ड ओवर है। तो क्या कह रहे, इतना क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द थ्री वर्टिकल एरोज A, C and E and which of the two horizontal arrows B and D will represent more energy transfer? अब देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है ना, और बड़ा दिमाग घुमाने वाला है। ये मेरा है प्लांट, बिल्कुल बेसिक वाली है ये फूड चेन, और फिर भी नहीं होती है बच्चों से। टाइगर, B D, A C E। अब which of the vertical arrows and which of the two horizontal arrows which represent more energy transfer? अब देखो, प्लांट्स के पास, प्लांट्स से 10% एनर्जी जा रहा है, यहाँ से भी 10% एनर्जी जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्लांट्स पे पास एनर्जी होती है, तो ए विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर, ए पे ज़्यादा होगी देन सी एंड ई, बिकॉज यहाँ पर अगर 1000 जूल्स हैं तो इसके पास सिर्फ 100 जूल पहुँचेगा। कितना पहुँचेगा? 100 जूल। बाकी की एनर्जी कहाँ गई? लॉस्ट इन द इन्वायरमेंट। इसके पास 100 जूल था, इसके पास सिर्फ 10 जूल था, 90 जूल कहाँ गई? लॉस्ट इन द इन्वायरमेंट। यहाँ पर कितनी लॉस्ट हो रही थी हमारी? यहाँ पर अगर 90 जूल्स हो रही है, यहाँ पर कितनी हो रही होगी? जितनी भी थी, it was more than this, right? What is 1000 minus 100? Now let's do that. If we are we want to see that what is 1000 minus 100? It's 900. It's 900. So यहाँ पर 900 जूल्स लूज हो रही है, यहाँ पे 90 जूल्स लूज हो रही है, तो A ज़्यादा दे रहे ऊपर, C कम देगा, E कम देगा, और B will represent more energy transfer than D। यहाँ पर 100 जूल्स ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पर 10 joules transfer हो रही है। Gas A found in the upper layers of the atmosphere is a deadly poison but is essential for all living beings. The amount of this gas started declining. Identify gas A, ozone. How it is formed? The reaction again. Oxygen पर UV ने react करा, O plus O में तोड़ा, O के साथ ऑक्सीजन ने react करा था, O3 हो गया। Next, 2022 to 2023. A lot of waste is generated in neighborhood. However, almost of it is biodegradable. What impact will it have on the environment? It will create foul smell and act as breeding ground. ये बेटा 2022 to 2023 का है। Why is damage to the ozone layer cause for concern? अगर डैमेज हो रहा है तो स्किन कैंसर होगा, कैटरैक्ट होगा ह्यूमंस में, म्यूटेशन होगा माइक्रोब्स में। What are the causes and which steps are being taken to limit this damage? कॉसेस क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, रेडॉन गैस, और स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हेलोन्स को पूरा पूरा क्या करा जा रहा है? बैन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा आर एनवायरमेंट इस बुक से ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, बट हाँ, इसमें 3 से 4 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल भी आने के चांसेस हैं। ओजोन कैसे बनता है? सेकेंड क्वेश्चन 10% एनर्जी लॉ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में से एक क्वेश्चन बनकर ज़रूर आएगा। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन हैं जो तो आपको बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाने हैं। चौथा क्वेश्चन, वी डू नॉट क्लीन पोन्स बट वी क्लीन एक्वेरियम, तो ये वाला क्वेश्चन 3 साल तक रेगुलरली रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपको सब समझ आया हो। So that's all for today. Bye bye. Please like and subscribe the channel.